नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आधार सीरीज का आज डे 20 है और डे 20 का एक क्वेश्चन ये है जो आपके लिए हैंड रिटन में भी दिया गया है। क्योंकि कुछ छात्रों की शिकायत थी कि सर जो ये कंटेंट आप यहाँ मॉडल उत्तर में दे रहे हो उतना हम लिख नहीं पाते हैं 2 पेज में, या अगर 3 पेज का उत्तर है तो 3 पेज में। तो मैंने इसलिए आपको हैंड रिटन में भी दिया है। देखिए, यहाँ जितनी हेडिंग है वहाँ भी उतनी ही हेडिंग एज इट इज़ हैंड रिटन में भी लिख पा रहे हैं। देखिए, पहला हेडिंग देखिए गणित, और इसके अंदर ये 3 हेडिंग है, शून्य और दशमलव प्रणाली, ज्यामिति और त्रिकोणमिति। अब ये देखिए, आप यहाँ देखिए, जब आप हाथ से लिखोगे तो तब भी ये इसके गणित के नीचे क्या 3 हेडिंग है आराम से। ये देखिए, ऐसे ही आप ब्लैक पेन डालिए और ब्लू पेन से लिखिए शून्य एवं दशमलव प्रणाली, ज्यामिति और त्रिकोणमिति। खोज जो की थी इन्होंने, जो इसके ऊपर योगदान था वो लिखा हुआ है। अगर आप इन केस इससे बड़ा बड़ा लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, ये कंटेंट घटाइए, है ना। लेकिन ये हेडिंग कम मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ना सीधा आएगा कितने हेडिंग लिखे हैं, कितने सब पॉइंट लिखे हैं। तो ये तो आपके पूरे होने चाहिए। ये कंटेंट थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, इसको कम कर सकते हैं। और देखिए, ये पूरे 5 पॉइंट लिखे हैं और 5 पॉइंट के अंदर भी 2-2, 3-3 पॉइंट लिखे हैं जहाँ जितनी जरूरत है। ये तब भी देखिए निष्कर्ष के साथ पूरा 2 पेज पे आ रहा है। और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि आप 125 शब्दों का जो प्रश्न होता है, 8 अंक का, सॉरी गलत लिख रहे हैं, 8 अंक का जो होता है, ये आप 2 पेज में लिखिए पूरा। कुछ छात्र क्या करते हैं, इतना छोटा फॉन्ट करेंगे 1 पेज में भर देते हैं। तो उससे क्या ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एग्जामिनर के मन में कि यार इसने कम लिखा है। और कुछ क्या करेंगे, काफ़ी बड़ा फॉन्ट लिखेंगे, तो काफ़ी बड़ा फॉन्ट भी नहीं लिखना, फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि बिना बात के पेज भर रहा है। तो इसलिए नॉर्मल फॉन्ट रखिए। और क्या कीजिए कि आप दूसरा जो पेज है ना आपका, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ छोटा करके इसको, कम से कम यहाँ तक, आधे तक तो इसका उत्तर आना ही चाहिए। और अगर लास्ट तक आते हैं तो वेल एंड गुड। थोड़ा बहुत इतना 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 पोर्शन भी छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ इसने ठीक ठाक शब्द लिखे हैं और पूरा पेज भी भरा हुआ है। तो उससे बस और कुछ नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। देखिए, अगर तसल्ली से कॉपी चेक करे जैसे यूपीएससी में करते हैं लाइन बाई लाइन पढ़ के, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया कि कॉपियाँ जो है तेजी में चेक होती है, वर्क बर्डन इनके पास ज़्यादा होता है, वर्कलोड। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, न कि एग्जामिनर की, कि उनको दिखाए कि मैंने अच्छे से लिखा है, शब्द सीमा भी पूरी की है और पूरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। तो इसलिए मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। आप ये देखिए, ऐसे लिखिए आप बिल्कुल साफ लैंग्वेज में, जितना भी पठनीय हो सकता है। अब अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछा भी था यूपीपीसीएस ने, और ये शायद 2021 में पूछा था जहाँ तक मेरा आइडिया है, देखना, या 23 में पूछा होगा। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा इसका इंट्रो लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट हम लिखेंगे। जैसे वैज्ञानिक उपलब्धि है तो इससे जुड़ा है वही लिखेंगे। ये नहीं कि भाई हमारा इतिहास गरिमापूर्ण था, उपनिवेश भारत में ये हुआ, फलाना और ढिमका हुआ, कुछ नहीं लिखना है। ये क्योंकि प्राचीन भारत याद रखना है और वैज्ञानिक उपलब्धि याद रखना है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देखिए, प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। ठीक है, ये थोड़ी सी भूमिका बना दिया आपने वर्ल्ड से जोड़ते हुए। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने न केवल खगोल विज्ञान, क्योंकि खगोल तो यहाँ पहले से उन्नत था, न केवल खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, बल्कि उनका दृष्टिकोण तर्क संगत और प्रयोगधर्मी था। तो क्या क्या बताएगा कि भाई जो जितना भी हमारा ज्ञान था वो प्रैक्टिकल ज्ञान था, ऐसे नहीं कि हवा हवाई किताब लिख दी बस। अब आपको पता ही होगा, जैसे कि सर्जरी तक का ज्ञान हमारे जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है उसमें दिया हुआ है। तो ये आगे पढ़ेंगे अभी। फिर मेन बॉडी का हेडिंग डालेंगे। अच्छा, मेन बॉडी का हेडिंग कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे, ऐसा आंसर डाल देंगे एग्जामिनर के ऊपर, उपलब्धियां। भाई कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि पूरा हेडिंग लिखो जितना हो सकता है। इतना बड़ा भी हेडिंग ना हो कि 2 लाइन में आ जाए, लेकिन फिर भी रिलीवेंट हेडिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख सकते हैं प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां, सीधा लिख सकते हैं और ये इतने में आ भी जाएगा। कॉपी में भी जब आप लिखोगे तो लिखिए प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां। अब किस किस क्षेत्रों में वैज्ञानिक, आप पता है इस टाइम भाई साइंस होता है, अर्थात विज्ञान होता है, उसमें जीव विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, और बोटनी जूलॉजी, ये होते हैं सब। जितने भी आपको याद आ रहे हैं सब लिखिए। फिर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में लिखिए सारा का सारा। रसायन में तो आपको पता ही है कई सारे, खगोल एस्ट्रोनॉमी में भी लिख सकते हैं, खगोल विज्ञान लिख सकते हैं आप। चिकित्सा बताए, मेडिकल और सर्जरी में लिखना है। अच्छा, धातु विज्ञान और रसायन, क्योंकि ये सब के आपको एग्जाम्पल याद होंगे, इसलिए देखते हैं 1 बाई 1। गणित में क्या लिखेंगे आप, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी खोज क्या आती है अपने यहाँ, शून्य की। आपने वो गाना सुना होगा, मनोज कुमार जी का गाना है, जीरो दिया मेरे भारत ने। तो शून्य एवं दशमलव प्रणाली कहाँ खोज हुई थी, भारत में।
किसने की थी? आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा दी और स्थानीय मान प्रणाली विकसित की, जो आज पूरी दुनिया अपनाती है, जो होता है ना 0.001 ऐसे। दूसरा देखिए ज्यामिति, जियोमेट्री, इसमें क्या था? ये सुलभ सूत्र जो था, इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामिति सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो ये आप एक ग्रंथ का नाम लिख देंगे और बता देंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय भारत में पहले से ही प्रचलित था, पाइथागोरस जी ने तो काफी बाद में दिया है, तो ये आप लिखेंगे। त्रिकोणमिति, देखिए साइन और कोसाइन, इसे जया और कोज्या, जिन्होंने बोलता कोटि जया कोज्या, इन्होंने आर्यभट्ट जी ने ये अवधारणा तब दी थी, और अभी क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड तो इसको अब यूज में ला रहा है। तो ये सब इस प्रकार क्या है, प्राचीन भारत ने आधुनिक गणित की नींव रखी। ऐसे आप एक बाद में निष्कर्षण निकाल देंगे छोटा सा। पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग हो गया खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी कैसे लिखेंगे भाई? खगोल विज्ञान तो यहाँ प्रचलित था ही पहले से। आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्टीय जो इनकी जो पुस्तक थी उसमें तर्क दिया था कि पृथ्वी गोल है, जबकि यूरोप में भी उस समय क्या मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। आपने पता होगा कि वहाँ का जो चर्च है इस बात के ऊपर कितने लोगों को सजा भी दिया था, जिन्होंने, गैलीलियो ने शायद कहा था कि पृथ्वी सूरज की ओर घूमती है, तो उनको सजा भी दे दी थी शायद, कोई थे वैज्ञानिक। तो ये देखिए वहाँ कितना ऑर्थोडॉक्स सोच थी, हमारे यहाँ कितनी एडवांस सोच थी। उन्होंने बता दिया कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे कैसे हुआ, सब स्पष्ट दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। वारामीर ने अपनी, इनकी एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, इसके माध्यम में क्या ग्रहों की जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी गति और खगोलीय गणनाओं का व्यवस्थित वर्णन दिया हुआ है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। खगोल विज्ञान तो यहाँ शुरू से ही बड़ा ही उन्नत लेवल का था। अब चिकित्सा विज्ञान में देखिए चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये दो चीज़ याद है तो आप सीधे इनके उदाहरण दीजिए और एक लाइन में इनको एक्सप्लेन कीजिए, ये पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा। ये क्या है कि केवल जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं था कि भाई केवल औषधियाँ बना रहे हैं, देसी दवाई, बल्कि सर्जरी वगैरह भी इसमें शामिल था। शल्य चिकित्सा जिसे बोलते हैं हिंदी में, सर्जरी, है ना। चरक संहिता ने क्या हुआ, भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है, ये कीवर्ड है, आप जरूर लिखेंगे। इसमें क्या है, बीमारियों के निदान और औषधि गुणों की का विस्तृत वर्णन है चरक संहिता में। सुश्रुत संहिता में क्या है, प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है, जो कि आज प्रचलन में आई है। तो उन्होंने इतने पहले ही क्या था कि नाक की सर्जरी भी की थी, उन्होंने बताया हुआ है, मोतियाबिंद और नाक की सर्जरी की प्रक्रिया बताई है पूरी की पूरी। तो प्रक्रिया कोई तभी बता सकता है जब की होगी। अब देखिए इसके अलावा क्या है, धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान। धातु विज्ञान तो इतना उन्नत था कि आपको पता ही है कि जो मेहरौली में का जो लोह स्तंभ है उसके ऊपर आज तक भी जंग नहीं लगा है। तो ये उदाहरण आप सभी देते हैं, ये लिखिए, दिल्ली का जो लोह स्तंभ है मेहरौली में स्थित है ये। इसमें क्या है, 1600 वर्षों में खुला आकाश के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक जंग नहीं लगा। आगे देखिए परमाणु सिद्धांत, देखिए ये केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब नहीं, एटॉमिक जो है थ्योरी भी दी थी। और आपने पता होगा जो महर्षि कणाद थे उन्होंने जो है अणु का सिद्धांत दिया था, अणु और परमाणु। उन्होंने उस समय बताया था कि जो हमारा जब आप षड दर्शन पढ़ते हो, 6 दर्शन पढ़ते हो, तो उसमें ये एक महर्षि कणाद भी आप पढ़ते होंगे वहाँ पे ना, वैशेषिक दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, वैशेषिक दर्शन। तो महर्षि कणाद जो इनके प्रवर्तक थे, उन्होंने क्या दिया था, बताया था कि संपूर्ण जो पृथ्वी है वो परमाणु से मिलकर बनी है, दुनिया में हर चीज अणु और परमाणु से मिलकर बनी है। तो इन्होंने उस समय ये दिया था सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि छोटे पदार्थ वही अविभाज्य कणों से बने हुए, कि मतलब जो सबसे छोटा पदार्थ है वो अविभाज्य है, उससे फिर सारे बने हैं। तो उन्होंने इसे परमाणु कहा था। अब तकनीक और आगे चली गई तो एटम के भी सब पार्ट देख लिए, न्यूट्रॉन और ये सब, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब देख लिए। तो उस समय इन्होंने लेकिन इतना तो बताया कि परमाणु है कोई चीज, यह आधुनिक परमाणु भौतिकी जो है मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स का समतुल्य है और उसका मार्गदर्शक भी है। आप ऐसे लिखिए इसमें। फिर निष्कर्ष में क्या लिखोगे, सीधा भाई अपने यहाँ का क्वेश्चन है तो अपने यहाँ की तारीफ करनी है, और यहाँ से भारत से निकलकर ज्ञान कहाँ कहाँ तक फैला। और इसमें जब पढ़ाई की बात होती है या संस्कृति की बात होती है या एजुकेशन, ये इस प्रकार का जो वैज्ञानिक साइंटिफिक एजुकेशन की बात होती है, तो आप विश्वगुरु जो एक कीवर्ड है वो जरूर लिखेंगे आप कहीं भी, विश्वगुरु, कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को फिर से पुनर्जागरण कर विश्वगुरु की उपाधि धारण कर सकते हैं। तो ये जरूर लिखेंगे आप, यहाँ लिख दीजिए, इसमें मैंने नहीं लिखे तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो भी देखें, बीच बीच में याद आता रहता है, क्योंकि जब उत्तर बनाते हैं तब ये सारी चीज़ याद नहीं आती हैं कई बार ना, इतना इसमें यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है। देखिए निष्कर्ष क्या है, प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां धार्मिक नहीं, भाई धर्म तो यहाँ शुरू से ही था, ये तो सबको ही पता है, बल्कि तर्क और अवलोकन पर आधारित थी। इन उपलब्धियों ने न केवल उस समय के समाज को उन्नत बनाया, बल्कि मध्ययुगीन जो अरब आए थे ना, उनके माध्यम से यह ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। और यूरोप में ये कहीं चीज़ नहीं लिखती है,
कि हमारा जो ज्ञान है भारतीय यहाँ से आया है, वो अंग्रेज लोग जब गए तब भी अपने ही साहित्य को उन्नत बताते थे। मैकाले ने क्या कहा था कि जितना भारत का साहित्य है इतना तो यूरोप की एक लाइब्रेरी की किसी अलमारी में रखा है। तो इतना वो मतलब छोटा आंकते थे वो लोग, जबकि साहित्य, विज्ञान, धर्म यहाँ जो सब उन्नत था भारत में पहले से ही, प्राचीन काल से ही। तभी तो सिंधु घाटी जैसी सभ्यता यहाँ फैली, वैदिक सभ्यता यहाँ फैली। अब देखिए इसके बाद आधुनिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भाई जिसने बाद में, तो ये आप निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपका इंग्लिश वालों छात्रों के लिए है, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में एज इट इज है, बस थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग है, वो आप कर लेना। और ये हैंड रिटन में आपको इसलिए दिखाया कि जिससे आपको लगे कि देखिए धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र पूरा लिखा हुआ है एज इट इज, 1600 वर्ष खुल से आकाश में जंग नहीं लगा। तो इससे आपको लग जाएगा कि हाँ आप जितना यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये इसके नोट्स बना लीजिए, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे ना याद होगा, ना याद रहेगा, और ना ये आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो कम पढ़े, सटीक पढ़े, उसका बार बार रिवीजन करें। और दोस्तों ये विशेष बैच चल रहा है, इससे अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि 3 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं इसमें, और इसकी फीस इतनी रखी है मात्र। सबसे बढ़िया बात यह कि इसमें लाइव आंसर राइटिंग आपकी कराई जाती है एवरी सैटरडे को, और उसमें 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 1 घंटे का टेस्ट होता है, वो 1.5 घंटे का, सॉरी 1 घंटा 30 मिनट का, बिल्कुल आधा। और जैसे जैसे आगे चलेंगे एग्जाम के पास, इसमें फुल लेंथ टेस्ट कराने की ट्राई करेंगे कि आप पूरा 3 घंटे भी लिखने की आदत डाल लो। तो ये आप इससे जुड़ सकते हैं। अभी बैच 1 चल रहा है, ये 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक चलेगा। ये अभी 6-7 दिन हुए हैं। जिसको जुड़ रहा है जुड़ जाइए तेज़ी से। और तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो यही एक मोटिवेशन हमारे लिए। आप हमारे लिए केवल और केवल इतना ही कर सकते हैं, उसके अलावा वीडियो बनाना और ये सब हमारा काम है, हम करते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी पहल है। गाँव में जो दूर दराज छात्र बैठे हैं, जिनको मेंस का कुछ नहीं आता है अभी, जो जिनकी शुरुआत है, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। और आंसर राइटिंग अपनी यहीं से आपकी सुधर जाएगी। आपको कहीं महंगी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप केवल सीरीज 4-5 महीने फॉलो कीजिए आप क्योंकि इसमें GS1 अभी चल रहा है। जैसे बताया कि GS1 से लेकर मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज डाला है कि GS1 जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। अब हम चलेंगे विश्व इतिहास के बाद ऊपर। कल जो है वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, 1 हफ्ता यही चलेगी। और अभी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं जैसे, और 20 क्वेश्चन और होंगे, तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे GS1 के। इसी प्रकार से GS2, GS3 और GS5-6 तक पूरा कराया जाएगा, और हिंदी और एस भी इसमें कराया जाएगा। तो मेंस की जो है आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ से हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। केवल और केवल आपको क्या करना है, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। जैसे भी वीडियो लगती है, अच्छे लगते हैं तो अच्छा कमेंट कीजिए, और कुछ सुझाव है तो आपके सुझाव दीजिए, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।